आज मैं आपको सस्टेनेबल 10 एकड़ मल्टी लेयर फूड फॉरेस्ट का फार्म टूर करा रहा हूँ। कैसे भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट पर काम कर रहा है। यहाँ पर हमने 30 से ज़्यादा फ्रूट्स की वैरायटीज़ उगाई है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ग्रेन्स, पल्सेस। इसी के साथ साथ हम लोग सीड्स और प्लांट प्रोपगेशन पे काम कर रहे हैं। एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। कैसे भूमि नेचुरल फार्म सोयल पर काम कर रहा है, कैसी हमारी सोयल है, कैसे हम सोयल की फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, अपना पूरा नेचुरल मैन्योर सिस्टम, कैसे हम मैन्योर दे रहे हैं। मैन्योर सिस्टम के बाद मैं आपको इरिगेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, कैसे फूड फॉरेस्ट में पानी दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ पानी में जो हम जीवामृत मिक्स करके चलाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में दिखाऊंगा। कैसे भूमि नेचुरल को एग्जिस्ट कर रहा है नेचर के साथ, नेचुरल बिल्डिंग और नेचुरल लाइफ स्टाइल, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। आज रोहित भाई आए हैं हैदराबाद से, स्वाति जी और मनीष जी भी आए हुए हैं हरियाणा से। मैं उनको फार्म टूर कराऊंगा और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को भी कराऊंगा। तो रोहित भाई आइए, आपका वेलकम भूमि नेचुरल फार्म पे। भाई देखते हैं तुम्हारी फार्म में क्या क्या लगा, एक बार फार्म टूर कराओ। सबसे पहले तो फार्म टूर करा रहा हूँ। जो फूड फॉरेस्ट हमने प्लेन लैंड से फूड फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया है, उसका फार्म टूर कराऊंगा। इसके बाद मैंगो ऑर्चर्ड है, जिसको हमने फूड फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया है, उसका फार्म टूर कराऊंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं बाउंड्री से। बाउंड्री पे जो लगा रखा है, ये नेपियर लगा रखा है। नेपियर लगाने का रीज़न क्या है, ये बायो फेंसिंग है एक तरीके से। अगर बाहर से गायें या कोई भी छुट्टा जानवर, कोई भी नील गाय आता है, तो उसको नेपियर हमने अपना बाउंड्री पे ही दे दिया। उसको जो फूड चाहिए था वो बाउंड्री पे मिल गया, तो वो यहाँ से खाएगा और वापस चला जाएगा। अंदर किसी भी प्लांट को डिस्ट्रॉय करने नहीं आएगा या कोई भी तोड़ फोड़। हमारा पूरा फार्म ओपन है, कहीं पे भी कोई वायर फेंसिंग नहीं है। और हमारे पास कोई भी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई पेड़ तोड़ दिया हो, कोई फ्रूट जानवर ने खा लिया हो, क्योंकि हमने पूरी बाउंड्री पे ये नेपियर लगाया हुआ। बायो फेंसिंग में अभी हमने यहाँ से थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे हमने जामुन और नाशपाती लगी हुई है। आप अगर इस पेड़ को देखोगे तो इस पेड़ पे नाशपाती के साथ साथ अंगूर भी लगा हुआ है। तो जो हम कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं ना, कोएग्जिस्टेंस मतलब नाशपाती भी है और अंगूर भी है। कोई क्रीपर भी लगा हुआ है। ये नाशपाती के पेड़ पे ये अंगूर की क्रीपर जो है बिल्कुल अच्छे से आसानी से चढ़ रही है। वैसे तो इस पे यहाँ पे अंगूर भी आए हुए थे, लेकिन वो बर्ड्स ने खा लिए। फार्म बिल्कुल ओपन है, कोई भी आ सकता है, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसान, सब लोग खा सकते हैं, आ सकते हैं। बायो फेंसिंग में यहाँ पे ये नेपियर है, ये पेड़ जामुन का है। ये जामुन की एक अलग वैरायटी, आपको पत्ता भी थोड़ा सा इसका अलग दिख रहा होगा। ये वाइट जामुन है, जो इसका जामुन आता है वो वाइट कलर का आएगा। नहीं, काले का ये वाला पेड़ है। ये फेंसिंग हर साल लगानी पड़ती है कि वही फूटती रहती है? नेपियर है ना, नेपियर को आप एक बार लगाओ, काटने के बाद वापस से जर्मिनेट होता रहता है, तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये सब तो सब परमानेंट प्लांट है। नींबू, नाशपाती, बग्गू गोसा। नाशपाती भी ऐसे लगी हुई है, एक पेड़ नाशपाती का, ये नाशपाती लगी हुई है और नाशपाती आई हुई है अच्छे से। और बग्गू गोसा भी आया हुआ है, ये यहाँ पे बग्गू गोसे का पेड़ है। और बग्गू गोसा वैसे इस रीजन में आता नहीं, लेकिन यहाँ पे इस साल से फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है बग्गू गोसे की। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगाने की क्या जरूरत थी? मतलब ये बड़े बड़े पेड़ लगाने की जरूरत ये थी कि वो डायरेक्शन जो मेरे सामने इधर डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये पीछे वेस्ट है। जो हवाएं चलती हैं वो वेस्ट डायरेक्शन से चलती हैं, जो पेड़ को तोड़ सकती हैं या फार्म में कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये वाला फेंसिंग हमने ऊंचा ऊंचा इसलिए किया है ताकि ये विंड ब्रेकर का काम कर सके। और विंड ब्रेकर भी वो विंड ब्रेकर है जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं। मतलब दो फायदे हो रहे हैं, एक तो फ्रूट्स मिल रहा है और एक ये हवा से बचा रहा है प्लांट्स को। नींबू भी लगा हुआ है। यहाँ तक तो आपका जामुन हमने 2-3 पेड़ लगाए हुए थे। अभी नींबू के बाद अभी हमने 30 बाय 30 पे पूरा बाउंड्री पे कटहल स्टार्ट कर दिया है। जैसे ये पेड़ यहाँ से स्टार्ट किया, ये कटहल का पेड़ है। पूरा बाउंड्री पे 30 बाय 30 पे कटहल है और कटहल का भी बहुत ऊंचा पेड़ जाता है। तो ये भी हाँ, ये भी एक विंड ब्रेकर का काम करेगा। और जैसे नाशपाती होता है ना, ऐसे ही कटहल होता है। मतलब ये कितना भी हवा चल जाए, पेड़ से इनका जो फल है वो तोड़ना आसान नहीं है। मतलब बहुत टाइटली इसको पेड़ को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, नाशपाती भी और कटहल भी। तो दोनों, जैसे हवा भी चलेगी तो नाशपाती को और कटहल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये वो वाला फूड फॉरेस्ट है जो हमने प्लेन लैंड पे डेवलप किया है। इसमें लगभग 30 वैरायटीज़ फ्रूट्स की लगी हुई हैं। फ्रूट्स के साथ साथ वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ग्रेन्स, अभी इसमें पल्सेस की तैयारी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस फूड फॉरेस्ट में
जो मैं आपको एक एक करके अभी सब पूरा फूड फॉरेस्ट का जो कंसेप्ट है, नेचुरल फार्मिंग का जो कंसेप्ट है, या फिर अब आपके जितने भी डाउट्स हैं नेचुरल फार्मिंग को लेके, फूड फॉरेस्ट को लेके, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये कौन सा पेड़ है? ये सागवान का पेड़ है। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ, टीक। और इसका पत्ता वो भी थोड़ी सी सही दिख रहा है, बड़े बड़े वो कौन? सागवान की हमने 8 वैरायटी लगाई है, और ये 8 वैरायटी FRI के साथ मिलके लगाई है हमने। मतलब FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। अच्छा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने हमें ये 8 वैरायटी दी हैं। इनका हम ट्रायल कर रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग में इसकी क्या ग्रोथ आती है, क्या हाइट जाती है, क्या लेंथ वीट सब कुछ, क्योंकि जो FRI लगा रहा है वो अभी केमिकल फार्मिंग में लग रहे हैं। तो हमें ये नेचुरल फार्मिंग में ट्रायल करके देखना है कि ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ता है। फिर अभी आपने पूछा था कि वो कौन सा प्लांट है, हमारे पास अंजीर का 3 वैरायटी लगा हुआ है यहाँ पे, तो उस 3 में से एक वैरायटी ये भी है। हाँ। जैसे ये एक वैरायटी है, ऐसे ही ये दूसरी वैरायटी है यहाँ पे, ये अफगानी अंजीर है। अभी इसका थोड़ा थोड़ा ये पकना स्टार्ट भी हो गया यहाँ पे, और ये इसका कलर पूरा एकदम ब्लैक हो जाता है। अभी ये स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे ही ये पूरा लाइन यहाँ पे भी केला का लगाया हुआ है। ये बनाना की यहाँ पे 4-5 वैरायटी लगी हुई है। ये एक ड्वार्फ वैरायटी है, मतलब ये थोड़ा सा इतना ही बढ़ेगा बस, और यहीं पे इस पे केला निकलेगा। अच्छा। इसका क्या नाम है? ड्वार्फ बोलते हैं, मतलब छोटे ही केले पे फल आ जाता है पेड़ पे। तो ये यहीं से नर्सरी से ले आते हो जिनकी जरूरत पड़ती है कि भैया जो हमारे यहाँ पे प्लांट्स आते हैं ना, हाँ। मतलब ये ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आ सकते हैं। नहीं, पर मतलब आप कैसे ढूंढते हो? मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ। हाँ। तो ट्रैवलिंग करते करते मैं बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ जहाँ जहाँ पे अच्छे से फार्मिंग हो रही है। हाँ। वहाँ पे उनके फार्म विजिट करता हूँ। किसी के पास कोई यूनिक वैरायटी है, तो ऐसे ही घूम घूम के पूरा एक मेरा कलेक्शन है फ्रूट्स की वैरायटीज़ का, वो बढ़ता जा रहा है। और ये जो आप पौधे लगाते हैं कितनी दूरी पे लगाते हैं? ये बाहर वाले फेंसिंग वाले तो काफ़ी नज़दीक। हमारा जो पौधे लगाने का डिस्टेंस है वो कोई फिक्स नहीं है। मतलब हमें जहाँ पे भी जगह लग रही है, और जहाँ पे भी हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे इस तरह का प्लांट, इस नेचर का प्लांट, यहाँ पे हमें लगा कि 10 फीट डिस्टेंस है, तो 10 फीट में हम देखेंगे कि कैनोपी किसकी 10 फीट में सेट होगी, और जो इसका साइड वाला प्लांट है वो किस तरह का, किस नेचर का है, उसको किस चीज़ की जरूरत है और इसको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो वहीं पे फिक्स कर देंगे। अभी आपने देखा होगा सब प्लांट पास पास लगे हुए हैं, लेकिन सब पे फ्रूटिंग है। बेसिकली कंपेनियन बढ़ते हो। कंपेनियन, हाँ कंपेनियन प्लांटेशन समझते रहता है। हाँ। लेकिन वो कंपेनियन प्लांटेशन का सिलेक्शन भी जब आप ग्राउंड पे काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे क्या लगाना है, क्योंकि हम चाहते हैं इसका 1-1 इंच का यूज़ करना। और अभी अंतर भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमने इसको लैंड को यूज़ किया हुआ है। तो भी मैं जैसे बता रहा था कि इसमें 30 वैरायटीज़ फ्रूट्स की हैं। सबसे पहले बाउंड्री से जो ये दिख रही है, ये मैं बताते चलता हूँ। यहाँ पे अंदर चल के देख लेते हैं ना उस साइड से। हाँ, ये इसका किन्नू का वैरायटी लगा हुआ है, और किन्नू भी इस बार आई है फार्म पे। आगे कुछ और पेड़ दिखाऊंगा जो और अच्छे से हैं। सो क्वेश्चन कि ये नाशपाती ऐसे ही बढ़ता है, इसका कैनोपी ऐसे? हाँ, नाशपाती का जो कैनोपी है ना, हाँ। ये इसीलिए हमने विंड ब्रेकर में लगाया है कि ये सीधा चलता है। अच्छा। ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, और अगर हम इसको जैसे हवा आएगा ना, ये बहुत, इसका लकड़ी बहुत फ्लेक्सिबल है। अच्छा, तो पर ये टूटेगा नहीं। मतलब मुड़ जाता है। हाँ। फ्लेक्सिबल होने के कारण टूटता नहीं है जल्दी से, टूटेगा। तो इसलिए ये विंड ब्रेकर की तरीके से हमने यूज़ किया है। पूरे फार्म में आप देखोगे जो हमारा वेस्ट साइड है उसमें हमने पूरा नाशपाती लगाया हुआ है। तो मेनली यहाँ पे वैसे हमारी तरफ जो हमें एक तरीके से पॉजिटिव भी बोल सकते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे मैंगो ऑर्चर्ड है। हाँ। तो पहले से ही ज़्यादा हवा नहीं आती है इस तरफ से, लेकिन उस तरफ हवा आती थी। तो ज़्यादातर आपने ऐसे ही पेड़ पौधे लगा रखे हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जैसे ये फार्म पे मैं आपको बाउंड्री पे घुमा रहा हूँ अभी, तो नाशपाती के साथ साथ जैसे हमने पूरा बायोडाइवर्सिटी और सीड्स पे ये सब काम कर रहे हैं, हम देसी सीड्स पे काम कर रहे हैं। तो अभी पपीते के हमारे पास 2-3 ही पेड़ लगे हैं, लेकिन इस बार हमने 500 पेड़ लगाए हैं पपीते के इस फूड फॉरेस्ट में। और जैसे ये पपीता है तो ये देसी वैरायटी पपीते की है। तो इस देसी वैरायटी का लगभग एज जो होगा वो 2.5 साल है, और जो इसका हाइट है वो भी लगभग 13 फीट के आसपास होगा। जो देसी पपीता है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब उसको सर्दी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। नहीं तो क्या होता है, सर्दी में अगर हम वो रेड लेडी पपीता यहाँ पे लगाएं तो आप देखोगे कि वो पत्ते उसके सूख जाते हैं, और उसमें वायरस एक पपीते में आ गया ना तो बहुत जल्दी से वायरस पूरा बगीचे में फैलता है। तो अभी जैसे ये पपीता है, अभी 2-3 पपीते और हैं। अभी वहाँ पे एक पपीता दिखाऊंगा मैं मैंगो ऑर्चर्ड के अंदर, जो नया ये फूड फॉरेस्ट बना है आम वाला, उसके अंदर लगभग 20 फीट के हाइट का पपीता है। अभी जैसे यहाँ पे पपीता लगा हुआ है देसी, ऐसे ये देसी केला है यहाँ पे। ये पूरा मतलब इसका हाइट देखो आप,
केले की शेप देखो, और इसमें 3-4 किलो में ही 1 किलो हो जाता है लगभग। तो केले की भी अलग अलग वैरायटी हैं, जैसे इधर ये चीनिया दिखाया, ड्वार्फ दिखाया, G9 लगा हुआ है, उधर इलायची केला लगा हुआ है। अभी इलायची केला दिखाऊंगा तो उसका कुछ अलग ही टेस्ट है। ये केले के बाद की बात करते हैं। यहाँ से जो बाउंड्री से मैं कवर कर सकता हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो आप ये बेड्स देखोगे तो इन बेड्स पे हमने वेजिटेबल्स लगाई हैं, वो जो क्रीपर्स वाली वेजिटेबल्स है ना, जैसे लौकी, तुरई, खीरा, खरबूज, तरबूज, वो सब लगाई है। और इन्हीं सब बेड्स पे टर्मरिक भी है। और जैसे ये पहला बेड जो था इसका जो पहला बेड था वो किन्नू का है। अब जो सेकंड बेड है उस पर आंवला लगा हुआ है, जैसे वो पौधा आंवले का लगा हुआ है। फिर इसके बाद लीची का पौधा है, और लीची के बाद लीची के आप चारों तरफ देखोगे तो मोरिंगा लगा हुआ है। अभी जैसे ये कटहल का पेड़ है ना, तो कटहल का पेड़ भी ऐसे ही बिल्कुल सीधा चलता है। और जो इसका प्रोडक्शन है वो भी लगभग 7-8 साल ले लेता है। ये जो देसी प्लांट है कटहल का, तो ये 7-8 साल ले लेगा प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन देने में। और यहाँ पे फिर हमने इसी बाउंड्री पे ये नाशपाती हो गया, बग्गू गोसा हो गया, सागवान हो गया, आपका एकदम 2 फीट के अंदर ये किन्नू है। फिर हमने यहाँ पे मोरिंगा के प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। जैसे अभी ये मोरिंगा के प्लांट्स हैं, अभी मोरिंगा के प्लांट्स के पे पत्ते नहीं हैं कि कोई इंसेक्ट होगा जिसने ये पत्ते सब खा लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पत्ते खा गए तो हमें टेंशन होगी कि यार ये तो इंसेक्ट लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी कुछ करो। फिर कैसे रोकते हो इनको? बेसिकली जो बड़े बड़े जानवर है उनके लिए तो रोक रहे हो, जैसे घास लगाया हुआ है, बायो फेंसिंग लगाया हुआ है, बट छोटे छोटे कीड़े को कैसे रोकते हो? मोरिंगा ही तो ख़राब हुआ है ना, लेकिन हमारे पास तो 5000 पेड़ इसके अंदर लगे हुए हैं। 10, 20, 50 पेड़ के ख़राब होने से क्या होता है? कुछ तो नेचर को भी मिलेगा ना, कुछ तो जो इंसेक्ट्स है वो भी तो कुछ खाएगा। फिर उसको खाना नहीं मिलेगा तो हमारे मेन फ्रूट पे जाएगा। ये तो मोरिंगा के पत्ते ही हैं। अभी बरसात में बारिश होगी, दोबारा फिर निकल जाएंगे। जो फली कितनी बढ़िया लगी हुई है आगे मोरिंगा पे भी। हाँ जी, वो सीड्स के सब सीड पर्पज़ के लिए लगी हुई है। अभी जैसे इसका पत्ता खा लिया, अभी घर की खेती है, अभी बरसात होगी दोबारा से फिर पत्ता ही पत्ता निकलेगा। मोरिंगा का क्या करते हो? मोरिंगा के हम यहाँ पे 2-3 काम करते हैं। एक तो ये फलियों के लिए यूज़ हो रहा है कि चारों तरफ लीची के चारों तरफ लगा रखा है, और ये जो सोयल है ना उसको भी फर्टाइल करने का काम करता है। और जो भी कोई भी फली वाला पौधा होता है, कोई भी हो, आपका उड़द या ये अल्फा, बहुत सारे पौधे होते हैं बड़े बड़े भी, जो जिसमें भी फली लगती है ना पौधे में, वो पौधा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो हम लोगों ने ये जो मोरिंगा लगा रखा है, एक तो सोयल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लगा रखा है। दूसरा, जितना इस पर जब अच्छा हेल्दी पत्ता होगा तो उसको हम पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इसका पत्ता नहीं तोड़ रहे हैं तो वो पत्ता नीचे गिर रहा है, नीचे मिट्टी में मिल रहा है, तो नीचे भी बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन, सबसे ज़्यादा कैल्शियम, पोटेशियम सब कुछ इसी में है, तो वो सब कुछ मिट्टी को मिल रहा है वापस से। ये सहजन वगैरह जैसे आपके लगे हुए हैं, इनकी आप कटिंग भी करते हो? अभी तक तो नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि कटिंग तो इसकी ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो लोग इसको ज़्यादातर मतलब पत्तों के लिए यूज़ करते हैं या फली के लिए यूज़ करते हैं। जो अभी तक यहाँ पे मोरिंगा लगा हुआ है उसको हम मेन क्रॉप में यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको एक हेल्पिंग क्रॉप की तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि मल्चिंग का काम कर देगा या नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर लेगा, सोयल की फर्टिलिटी इंप्रूव कर देगा, सोयल को जो हेल्थ है उसको इंप्रूव कर देगा। नहीं, और सागवान की? जो सागवान है वो तो बाउंड्री पे है। सागवान तो अभी बाउंड्री पे है, तो ट्रायल पर्पस के लिए लगा हुआ है। ये किन्नू का है, तो इस पे उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है अगर आप देखोगे। ये कितना पुराना पौधा है? 4 से 5 साल? ये 3 साल पुराना पौधा है। अच्छा। ये वाला बेड जिस पे मैं खड़ा हूँ अभी अंदर जाएंगे, वैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस पे पूरे बेड पे टर्मरिक है। अभी जैसे बरसात होगी, जैसे इसमें पानी आएगा ना, तो कुछ हल्दी तो जर्मिनेट कर गई है, लेकिन और भी हल्दी इसमें पूरा भर जाएगा। अभी ये पूरा फार्म हल्दी से भर जाएगा। ये जो कैनाल है जिसके साइड अभी हम चल रहे हैं, पूरे चारों तरफ फार्म के हैं। बहुत बढ़िया। नया फार्म डिजाइन करना है तो सबसे पहले हाँ, अगर आप नया फार्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो पानी का सिस्टम आपको बिल्कुल सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी भी प्लांट के लिए या किसी भी डेवलपमेंट के लिए पानी है। तो पानी के लिए या तो आप ड्रिप करोगे या पाइपलाइन करोगे या फिर इस तरीके से नाली बनाओगे। तो मुझे लगता है चारों तरफ अगर पानी है ना, तो आप किसी भी प्लांट को कहीं से भी पहुंचा सकते हो। जो जिस प्लांट के जिस तरफ से पानी नज़दीक होगा, आपको उस तरफ से डाइवर्ट करके प्लांट के पास जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाना है। तो ये प्लांट बच गए थे उस टाइम पे। पूरा बाउंड्री यूकालिप्टिस से था, जो किसी भी काम का कोई भी पौधा नहीं है, बिल्कुल बकवास पौधा है। तो ये गन्ना भी लगा रखा है बीच बीच में।
हाँ जी, हमने हर जो बेड पे। पूरा फूड फॉरेस्ट का नॉर्थ का और साउथ दोनों डायरेक्शन के कॉर्नर में गन्ना लगाया हुआ है। और ये हमने जो प्लांट की रो आ रही है ना हमारी, तो हर प्लांट की रो के एंड में गन्ना लगा हुआ है। और यहाँ पे जो गन्ना भी लगाया हुआ है हमने, ये भी एक स्पेशल वैरायटी है। ये ब्लैक कलर का गन्ना है और 2-3 वैरायटी और हैं यहाँ पे, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, जिनका शेप साइज़ आपको कुछ अलग ही तरीके से मिलेगा। ये ऐसे मतलब स्पेसिफिक पर्पस है कि ये लास्ट में लगाया हुआ है? नहीं, यहाँ पे जगह खाली दिख रही थी, अच्छा, जगह खाली दिख यहाँ पे जगह खाली दिख रही थी और लग रहा था कि शुगर केन भी होना चाहिए, तो यहाँ पे लगा दिया। वाकई में ज़मीन का इंच यूज़ करा हुआ है। अभी जुताई करने के बाद ये खाली दिख रहा है। हाँ। अभी क्योंकि यहाँ पे हमें ये लगाना है, बरसात के लिए उड़द लगाना है, तो इसलिए जो खाली ज़मीन था, नहीं तो यहाँ पे घास था पूरा और ऐसे ही बिल्कुल हरा भरा दिख रहा था। हाँ, दो तोड़ लो, दोनों खा लो। ये जो सब्जी लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है, जो नीचे ग्राउंड पे कवर कर रही है? एक्चुअली क्या था ना, वो हम यहाँ पे जो सब्जी लगाया हुआ है, एक तो सबसे पहले हमने सेल्फ कंजप्शन के लिए सब्जी लगाया हुआ है। तो अभी हम पूरा बाउंड्री सेम ही है लास्ट तक, ये पूरा ऐसे ही नाशपाती, नींबू, कटहल, बग्गू गोसा, फिर जो नाशपाती की फर्स्ट लेयर है वो पूरा शुगर केन और आपका किन्नू के साथ लगा हुआ है। फिर अभी हम लोग यहाँ से अंदर आते हैं, अंदर ही पूरा फूड फॉरेस्ट से घूमेंगे। जैसे ये नाशपाती आप देखोगे, अच्छा प्रोडक्शन आया इस बार, मतलब अभी तो 3-3.5 साल का ही पौधा है ये। इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है और सीधा ग्रोथ होता है। बहुत बढ़िया। तो मीठा भी बहुत है, जबकि कच्चा है अभी तो, फिर भी काफी मीठा। जितना भी फ्रूट यहाँ पे है ना, हम लोग तो कुछ सीधा ही खाते हैं, छिलके विलके सहित। अभी तो आज आप भी छिलका ही सहित ही खा रहे हो। अभी स्टार्टिंग में जब आए थे, आड़ू छील के खा रहे थे। आलू छीला था और मैंने आम के छिलके से खा लिया था। आड़ू का छिलका नहीं छीला था, आड़ू अंदर से छीला था। तो तो उसको तोड़ते कैसे हो फ्रूट को? इसको तोड़ने का वो स्टिक होती है, स्टिक के ऊपर हुक होता है, उसको खींचते हैं तो नाशपाती नीचे आ जाती है। अच्छा। या फिर अगर प्लांट स्ट्रोंग है तो हम उसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आज की कंडीशन में देखा जाए तो प्लांट स्ट्रोंग नहीं है, क्योंकि अभी देखो आप सीधा गया हुआ है, इतना स्ट्रोंग नहीं है। हल्दी तो बिल्कुल मतलब बेड पे ऐसे लग रहा है कि बाउंड्री पे हल्दी लगा रखी है और बीच में प्लांट्स लगा रखे हैं। जितना भी बेड्स है ना हमारे पास यहाँ पे, हर एक बेड पे पूरा हल्दी से भरा हुआ है। कोई भी बेड ऐसा खाली नहीं है जिसपे हल्दी ना लगी हो। अच्छा। आप देखो ना, यहाँ पे जो लेयर फार्मिंग हम बोल रहे हैं, यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऊपर जैसे ये नाशपाती हो गई, नीचे ये नींबू हो गया, फिर किन्नू हो गया। यहाँ पे ये मोरिंगा का पेड़ लगा हुआ है। अभी ये लीची के चारों तरफ लगाया है, ये छोटा है, अभी यहाँ पे सूख गया था तो अभी ये नया लगाया है। और यहाँ पे पूरे बेड में टर्मरिक लगा हुआ है। और ये अभी जो ये तैयारी चल रही है ना, मिट्टी के अंदर तो हल्दी हो गया, और जो मिट्टी का ऊपर आता है वहाँ पे हम अभी बरसात के लिए उड़द की फार्मिंग करेंगे। उड़द लगाने के हमारे 2 रीज़न है। ये आज जुताई चल रहा है ना थोड़ा, तो इसमें 2 रीज़न ये है कि एक तो उड़द की हमें प्रोडक्शन मिलेगी, दूसरा उड़द जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। जितना भी मिट्टी को नाइट्रोजन चाहिए वो उड़द से मिल जाएगा। और जब उड़द का जो वेस्ट बचेगा, मल्चिंग में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। उड़द मतलब कितने दिन की फसल है? लगभग 60 से 65-70 दिन के आसपास की फसल है। अच्छा। लेकिन हम 2 तरह का उड़द यहाँ पे लगाते हैं। एक हमारे पास देसी सीड है उड़द का, जिसका प्रोडक्शन लगभग 120 दिन में आता है। और वो बेल छोड़ता है बहुत लंबी लंबी, तो वो पूरा इसको कवर कर लेता है। तो ये जो मैंने बताया आपको उड़द, तो 2 काम हुए हमारे। एक तो सोयल को जो ढक रहे थे ना हम, अभी तो यहाँ पे हमने पत्तों से ढक के रखा हुआ है, तो वो जो उड़द है वो हमारा लाइव मल्चिंग का भी काम करता है, पूरी मिट्टी को ढक के रखता है। तो उड़द भी बेड पे ही लगेगी कि कैनाल? नहीं, उड़द कैनाल्स में लग जाएगी। अच्छा। क्योंकि कैनाल्स तो पानी के लिए यूज होती थी, अब पानी की जरूरत नहीं है। स्ट्रो मल्चिंग के साथ साथ हम लोग लाइव मल्चिंग भी यूज करते हैं। अभी जैसे इस यहाँ पे पूरा ये तरबूज का बेल लगा हुआ है, लेकिन अभी इसका लाइफ कंप्लीट हो गया है इस बेल का ना, तो अभी बेल तो सूख गई है। तो अभी आगे मल्चिंग के लिए हम ये उड़द की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लाइव मल्चिंग से ये पूरा बेड जो है वो कवर हो सके। ये जैसे इधर तरबूज की बेल लगी हुई है, इधर करेले की लगी हुई है। आप पूरा बेड पे देखोगे, अभी जैसे बारिश होगी, मॉइस्चर अच्छे से मिलेगा ना, तो ये पूरा हल्दी ग्रो कर जाएगा यहाँ पे। तो इनको किसी भी उसको उस पे लगाने की जरूरत नहीं है, नेट पे या तार पे, या ये सारी बेलें नीचे ही अपना देखो, बढ़िया चल जाती हैं? नेट पे लगाने की जरूरत तो है। अच्छा प्रोडक्शन आपको लेना है तो नेट पे और तार पे लगा के ही अच्छा आएगा। अच्छा। यहाँ पे तो ये प्लेन मिट्टी पे चल रही है, प्रोडक्शन तो ये हमें दे ही रही है। हमारा मेन मोटिव इसको लगाने का
जो लाइव मल्च कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे पास इस तरह की मल्चिंग की कमी है फार्म में, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। जब हमारे पास यहाँ पे बनाना था तो बहुत मल्च था उस टाइम पे, तो इसीलिए हम आगे हमने बनाना लगाया है अच्छा, मल्चिंग के लिए। 2 लीची के बेड के बीच में 3 बेड और हैं। क्योंकि 7.5 कम वो टेबल लेके देखो आप 7.5 नहीं, 15? फिर ये 7.5 से कम हो गया, फिर ये 6 फीट हो गया। तो ये पूरा फूड फॉरेस्ट घुमाया जो जिसका एज लगभग 7 इयर्स है, और उसमें अभी बहुत सारे काम किए हुए हैं हमने, और लेकिन अभी भी दोबारा से कुछ चीज़ें हटाई हैं, कुछ चीज़ें लगाई हैं। तो अभी ये नया फूड फॉरेस्ट है जो जिसमें मैंगो लगा हुआ है, ये पूरा लाइन गवावा का लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने फूड फॉरेस्ट के साथ साथ फ्लावरिंग की भी फार्मिंग की हुई है। जो ये फूल दिख रहे हैं ये ट्यूबरोज के फूल हैं। मेन बेड है, बेड के दोनों कॉर्नर में जो लेफ्ट और राइट कॉर्नर में ट्यूबरोज का सीड लगाया हुआ है। ट्यूबरोज अच्छे से निकल रहा है, तो इसमें मैंगो की लगभग 5 वैरायटी है। इसलिए ये लाइन जो लाइन है इसमें अल्फांसो है, अमरपाली, मलिका, रटोल और केसर, ये 5 वैरायटी इस फार्म में लगा हुआ है। तो ये तो- ट्यूबरोज भी कमर्शियल यूज होता है कि ये कैसे? ये ट्यूबरोज कॉमर्शियली जा सकता है, मतलब मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है, जो फ्लावर की मार्केट है। तो इसमें भी ऐसे ही है सेम, बस इसका अभी नाली बड़ा है क्योंकि प्लांट का जो ग्रोथ है वो अभी छोटा है, तो इसका जो बेड का साइज है वो लगभग 2 फीट का है। अच्छा, और ये भी एक सस्टेनेबल तरीका है ना, ये इसको भी तोड़ दो हल्दी जैसा, वो वापस आते रहेगा। हाँ, ट्यूबरोज जो को? हाँ अच्छा। जो ये फ्लावर लगा हुआ है ना, इसको भी आपको एक बार ही बीज लगाने की जरूरत है। अच्छा, मतलब जो इसका हमने सीड लगाया था वो एक ही बार लगाया था। अभी जैसे हमने ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, फूल तोड़ दिया से, तो अगली बार फिर दूसरा ग्रो हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, पूरा ही खींच दोगे? हाँ जी, तो ये दूसरा ग्रो हो जाएगा। 4-5 सालों तक ये ट्यूबरोज एक ही सीड से आते रहेंगे, हमें हर साल बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सेम टर्मरिक में होता है, आपने टर्मरिक निकाली और वहाँ पे थोड़ी सी भी छोड़ दी तो वो अगले साल ग्रो हो जाएगी वहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही ये फूड फॉरेस्ट, मतलब ये थोड़ा जो हमने पीछे दिखाया था वो तो पेड़ लगे हुए हैं उसमें, अभी ये बिल्कुल नया फूड फॉरेस्ट है। अरे जो बीच बीच में अमरूद हैं ये पहले के ही बचे हुए हैं कि ये भी अभी इसका पार्ट होंगे? ये इसमें अभी लगाए हुए हैं। अच्छा, और अभी जैसे अंदर से चलते हैं फूड फॉरेस्ट में, आपको इसमें मिट्टी में कुछ देखो, आप मिट्टी की तरफ को देखो, आपको कुछ अलग सा महसूस हो रहा है मिट्टी में? मिट्टी कैसी है? ये पार्टिकल्स वो गोल गोल मिट्टी करके जो केचुआ करके रखता है ना, ये जो विस्टा है ना, ये पूरा गोल गोल जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये विस्टा है, मतलब अर्थवॉर्म की विस्टा। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे केचुआ भर भर के है। ये फार्म का वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसमें ऐसा कंडीशन था बारिश के बाद कि इसमें आप पैर भी नहीं रख सकते थे, मतलब हर इंच पे केचुआ था, पूरा केचुओं से भरा हुआ है। तो गन्ना यहाँ पर भी है, सब पे गन्ना पूरे बेड सब में लगा रखा है। जो बता रहे थे 10 एकड़, अभी 10 में तो पूरे में तो नहीं होगा? नहीं, पूरे में नहीं, यहाँ तक है, आगे फिर राइस का फार्मिंग किया हुआ है। हाँ। और वो अभी कुछ टेम्परेरी कुछ सालों तक है, 1-2 साल, फिर हमारा जितना यहाँ पे पूरा लैंड है पूरा में हम फूड फॉरेस्ट कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा। अभी 2 एकड़ लगभग खाली है आगे, जिसमें राइस का फार्मिंग हो रहा है। और लेबर इसमें कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे लगी रहती है, एडिशनल लेबर? देखो इसमें लेबर का क्या सीन रहता है कि आपका जितना खरपतवार है ना, वैसे तो खरपतवार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उड़द की फार्मिंग करनी है। तो ये जितना खरपतवार निकला हुआ है इसको हटा के उड़द का सीड डालना पड़ेगा। अच्छा, तो उड़द भी हम एक अच्छे तरीके से लेना चाहते हैं। और अभी प्लांट को, ये जो हमारा ये है यहाँ पे बीच में स्पेस बचा हुआ है, प्लांट्स के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम उड़द की फार्मिंग अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से प्रोडक्शन मिल जाएगा। जैसे जैसे प्लांट बड़े होते जाएंगे, कैनोपी बड़ी होगी, तो इसका जो बेड का सिस्टम है ये भी बड़ा करता चले जाएंगे। और फिर ये हमारे पास नाली का जो सिस्टम है, पानी देने का सिस्टम, ये कम होता चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम क्रॉप ले रहे हैं। कि उड़द बेड पे लगेगी, बेड के किनारे पे लगेगी? नहीं, उड़द पूरा जो ये नाली दिख रहा है ना आपको, हाँ। इसमें पूरा उड़द अच्छा, लगेगा। इसी में पूरा बीज भी हाँ घेर जी। दोगे? फिर उसके बाद पानी देंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा? पानी देने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मानो कि हमारा मेन मोटिव तो उड़द का नाइट्रोजन फिक्सेशन का है, और जैसे उड़द बड़ा हो गया तो उसकी रूट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करने ही लगती है। तो मतलब प्रोडक्शन मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेबर आप इसलिए ही यूज कर रहे हो? लेबर Otherwise- इसीलिए यूज कर रहे हैं। अगर केमिकल फार्मिंग होती तो एक स्प्रे होता और एक स्प्रे में सब खत्म हो जाता। तो जैसे फ्रूट्स वगैरह तोड़ना और ये सब, ये लेबर से करवाते हो कि ये आप खुद से ही हो जाता है? ये खुद से भी करते हैं। अभी हम कुछ चीज़ें प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे जो हमारा बाउंड्री पे नींबू होता है, नींबू पिकल कर रहे हैं, मैंगो पिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और मैंगो पिकल्स 2-3 तरह के डालते हैं।
फिर जो हमने टर्मरिक लगाई हुई है तो टर्मरिक पाउडर बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्लम का स्क्वैश बनाया, आपका लीची का स्क्वैश बनाया। तो कोशिश है कि आगे प्रोसेसिंग में ही करें अपना प्रोडक्ट। अच्छा। और हमारी कोशिश यही है कि जितना भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे उगा रहे हैं ना, अब अच्छी वैल्यू तभी मिल सकती है जब ये एंड कंज्यूमर तक पहुँचेगा। सही बात। जिसको समझ आएगा ना कि क्या चीज़ होता है केमिकल फ्री, उसके पास ही हम ये प्रोडक्ट देना चाहते हैं, उसको ही, उसके पास ही ये प्रोडक्ट अभी तक जाता है। डायरेक्टली बेचोगे कंज्यूमर को। हाँ जी। तो ये अभी हमारा लास्ट वाला है जो अभी बिल्कुल 1 साल का ही है, फूड फॉरेस्ट। इसमें आम लगा है, लीची लगा है, और ये बाउंड्री पे ऐसे ही आपका ये किन्नू लगा हुआ है। और ये जो केला लगा हुआ है ये वो स्पेशल वैरायटी है जो इलायची केला, ये जो मैं मैसूर से लेके आया था। देखो यहाँ पे इसका केले का साइज़ देखो, मतलब बहुत छोटा सा है। अभी थोड़ा सा पकेगा तो थोड़ा ही बड़ा हो पाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये इलायची केला है। वो इसका इलायची इसलिए भी बोलते हैं शायद कि ये इलायची जितना, मतलब इलायची का तो बड़ा शेप है, लेकिन केले की अगर कंपैरिजन करें तो केले से तो बहुत छोटा है। तो आप क्या करते हो इसको? जैसे केला तो 1 ही साल फल देता है। हाँ जी। फिर आप अभी इसको काट अभी जैसे ये वाला केला 1 साल देगा ना, तो अभी दूसरा बच्चा इसका तैयार हो गया ना साइड से, इसने तो 1 साल फल दिया। अभी ये जब तक फल देगा तो ये पेड़ बड़ा हो चुका होगा। इसको भी फिर हम यहाँ से केला काट लेंगे और इसको यहीं पे छोड़ देंगे ऐसे। जो इसने मतलब इस केले में जो पावर थी ना, जो इसके अंदर न्यूट्रिशन थे या जो भी इसने अभी तक लिया है ज़मीन से, वो सब ये फिर उस बच्चे को दे देगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको अगर हम काट देंगे तो जो इसकी ताकत थी वो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन अगर ये खड़ा रहा ना यहाँ पे, तो ये पेड़ को बहुत हेल्प मिलेगा और ये बहुत जल्दी से ग्रो करेगा। तो इसको कब काटोगे फिर फाइनली जब ये बड़ा हो जाएगा इस पे फ्रूटिंग आ जाएगी। मतलब इस पे फ्रूटिंग आ जाएगी या फ्रूटिंग स्टेज में आ जाएगा। अच्छा। और अभी इस फार्म की मिट्टी देखो, आपको मिट्टी कुछ बोल रही है क्या? मिट्टी कैसी लग रही है? मिट्टी शानदार, बहुत बढ़िया। मतलब आपको लग रहा है कि चलते हुए कुछ क्या क्या महसूस हो रहा है आपको चलते हुए? बहुत लाइट महसूस हो रही है, ऐसे लग रहा है कि मतलब जैसे महसूस हो रही है गद्दे पे चल रहे हो। वाकई। और इस सीजन में नॉर्मल आप खेतों में जाओगे ना तो बहुत हार्ड मिट्टी मिलती है क्योंकि धूप से तप चुकी होती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं एकदम डीप वाले, तो स्पंजी है बहुत ज्यादा। प्लस ये तो है ही ये वाले। तो अभी हमने इसका जो खरपतवार है ये सब को यहाँ से निकलवाया है खुरपी से। और इसको देखो, ये आप देखोगे ना, पूरा जो प्लांट वाला रो है उसमें इसको डाल दिया है अभी। तो ये मल्चिंग का काम कर रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग जब बारिश होगी तो बस उड़द का सीड डालना है। तो ये हमारा वो एरिया है जिसमें हमने पिछले 2 साल से जुताई नहीं की है। अच्छा। मतलब इसमें ये छोटा ट्रैक्टर है ये भी इसमें नहीं चला है। तो इसका सारा काम मैनुअली होता है, खुरपी से होता है। हाँ जी। तो ये वो वाला सेक्शन है। अब इसका भी एक जो ये नो टिलिंग लैंड है, इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि जो मिट्टी नो टिल पे है, जिसको हम पिछले 2 साल से टिलिंग नहीं कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन और जिस मिट्टी को हम टिलिंग कर रहे हैं उसका कंपैरिजन, इस फार्म का कंपैरिजन उस फार्म के साथ करके देखेंगे कि कैसा है, मिट्टी कैसी है। वो ब्लैक राइस का है। हाँ, तो फिर उसमें क्या गलत है? बढ़िया मतलब मेरे राइस ही गलत है। एक किलो राइस में 4-5 हजार किलो राइस वो पानी लगता है। देखो वो मतलब आप 1 किलो राइस के लिए आप कितना पानी के साथ वो कर रहे हैं, मतलब पानी को वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो गलत है। और वहाँ पे मिट्टी को आपको जो राइस वाली मिट्टी है, मतलब राइस वाला फार्म है, उसकी हर 3 महीने में 6 महीने में जुताई करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो ये बेस्ट लगता है कि जो परमानेंट सिस्टम बना रहे हैं ना, ये जो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया कि आपने आज लीची का पेड़ लगाया, तो आज लीची का पेड़ लगने पे लगभग 200-300 साल चलेगा। 200-300 साल तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, क्योंकि 200 साल के पेड़ तो मैंने देखे हैं अपनी आंखों से लीची के। लीची का एज बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो ये वो काम है फूड फॉरेस्ट डेवलप करना जो जनरेशंस के लिए काम हो रहा है। वो बात ठीक है, पर फिर भी सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का प्लान है बेसिकली। रोटी चावल मतलब आप 10 साल है, 50 साल हैं, लेकिन आपने जो काम किया है ना, जो प्लांट किया लगाया है, वो तो आपको फ्यूचर जनरेशन जो आ रही है। अभी चावल के चक्कर में पंजाब का क्या हालत हो गया। हाँ सही बात है, पंजाब का भी, हरियाणा का भी हो ही रहा है। हरियाणा का भी हो गया है। तो और अभी सीमेंट डालना भी शुरू कर दिया है। अभी वही सेम कंडीशन यहाँ का हो गया है। हाँ, मतलब ताकि पानी खड़ा रहे, तो उस मिट्टी को नीचे से ऐसा करने के लिए ना, क्योंकि पानी कम हो गया है, ग्राउंड वाटर भी जाता जा रहा है, तो खड़ा रहे। तो साथ में उसमें ना हाथ से कट्टे भर के ऐसे सीमेंट भी बिखेरते हैं पानी के साथ।
देखना आप, इसको मिलेगा आपको। ये देखा है आपने? हाँ आपके मैंने डिज़ाइन में ऑनलाइन होता है? देखा, नहीं ऐसे किसी नहीं, पंजाब में देखा, न्यूज़पेपर में। आर्टिकल। हाँ न्यूज़पेपर में पंजाब वालों के लिए आया था। अभी देखो, अभी फ्लड इतना क्यों आ रहा है? फ्लड आने का रीज़न क्या है कि यूरिया यूज़ हो रहा है, ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। ट्रैक्टर से आपको ऊपर जो 2 फीट मिट्टी है उसकी तो वो जुताई कर रहा है, और उसके बाद का क्या, जो यूरिया है वो आपके जो सोयल के पार्टिकल्स हैं उनको पूरा हार्ड कर दे रहा है, पूरा एक कंक्रीट की तरह तो बिक चुका है। फ्लड आने का रीज़न यही है कि आपका मिट्टी, जो आपका पानी है वो मिट्टी के अंदर रिचार्ज नहीं हो रहा है, सोयल के अंदर रिचार्ज नहीं हो रहा है, लैंड के अंदर नहीं रिचार्ज हो रहा है, तो वो फ्लो कर रहा है। तो यही बाढ़ आने का रीज़न है। और यहाँ पे क्या है, नेचुरल फार्मिंग में आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको बहुत सारे छेद दिखेंगे, और इन छेद से ना आप पानी दो, मिट्टी में 1-2 घंटे के अंदर रिचार्ज हो जा रहा है पूरा, क्योंकि देसी केचुआ है, देसी केचुआ 15 फीट नीचे जा रहा है और नए छेद से जाएगा, नए छेद से आएगा। तो केचुआ आपने कुछ ऐड भी करा कि ये अपने आप नहीं, ही ये सब अपने आप हुआ, जो वो प्रोसेस जीवामृत का आपको वहाँ से बताया था उसी से ये पूरा ऐड हुआ है। सही बात है। तो जीवामृत भी जैसे गोबर वगैरह लेके आते हो तो सीधा उसमें डाल देते हो टंकी में, कि पहले अलग से रखते नहीं, उसमें डाल देते हैं, जो 5 किलो 10 किलो जितना डालते हैं। हाँ। और बाकी बाकी को ऐसे ही पड़ा रहता है, कंपोस्ट बन जाता है बस। फिर उसके ऊपर जो बाकी का गोबर बचे उसके ऊपर जीवामृत का स्प्रे कर देते हैं। जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवामृत में थे वो उस पाउडर में चले जाते हैं। अच्छा। उसको 1-2 बार मिक्स कर देते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सांप के अंडे का है? मल्चिंग के नीचे में बढ़िया बड़े बड़े सांप हैं, अच्छा। आते हैं, मतलब दिख जाते हैं। जैसे मल्चिंग को छेड़ते हैं ना, जैसे अभी क्या है कि उसमें हम मल्चिंग को हटा रहे थे 1-2 दिन से, तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े सांप मिले हैं। मतलब 1-2 बंदे तो उन्होंने तो छुट्टी कर दी कि इस काम को हम नहीं करेंगे। बंदे ने तो हाथ में ही पकड़ लिया था छोटू सा। उसने तो दोपहर के बाद ही छुट्टी कर ली, वो दोपहर के बाद आया ही नहीं। नेचर के साथ रह रहे हो, आपको इंसेक्ट्स के साथ भी रहना है, एनिमल्स के साथ भी रहना है, और बर्ड्स के साथ भी रहना है। अब तभी तो बोलेंगे को एग्जिस्टेंस विद नेचर। वो सब नहीं होंगे तो हमें भी दिक्कत होगी ना। जैसे बीज के बारे में बोलते हैं कि वो तो चूहे आएंगे, चूहे होंगे तो कुछ और आएंगे। और जैसे बीज के बारे में बोलते हैं कि अगर बी खत्म हो गई, जो मधुमक्खी है अगर वो खत्म हो गई तो पोलिनेशन नहीं होगा, पोलिनेशन नहीं होगा तो फूड नहीं आएगा। तो मल्चिंग को आप हटाते ही क्यों हो? अभी मल्चिंग इसलिए हटाया है, अभी इससे प्रोडक्शन लिया हमने लीची से। हाँ। लीची से प्रोडक्शन लेने के बाद अभी पेड़ की प्रोनिंग चल रही है। अभी जो हमने घन जीवामृत बनाया है जो, तो उसको हम लीची में डाल रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि अभी पेड़ ने जितना भी पावर उसमें था वो सब लीची को प्रोडक्शन में निकाल दिया है। अभी थोड़ा उसको मतलब खाना वाना अच्छा खिला रहे हैं ताकि अगले साल वो हमें अच्छा खाना खिला सके। जैसे हम इस फूड फॉरेस्ट में घूम रहे थे, अभी ये हमारा इलायची बनाना वाला फूड फॉरेस्ट है, जिसमें पूरा इलायची बनाना, मैंगो, टर्मरिक और लीची लगा हुआ है अभी तक। अभी इसमें आगे और भी चीज़ें लगेंगी। फूड फॉरेस्ट में आप खड़े हैं, ये हमारा लास्ट एरिया है, नया ही फूड फॉरेस्ट है। तो आप बताइए, आप अभी उधर से इसको पूरा पार किया है फूड फॉरेस्ट को, तो अभी आपको इसमें चल के, घूम के, मिट्टी को देख के कैसा लगा? आप बताइए कि आपको मतलब क्या महसूस हो रहा है यहाँ पे फार्म में, फूड फॉरेस्ट में क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी मेरे को जो सबसे मेन बात लग रही है ना यहाँ पे, कि जो मिट्टी है वो कम दिख रही है, और जो गिंडोयों ने जो निकाल के दाने से डाल रखे हैं वो ज़्यादा दिख रहे थे वहाँ पे, जब हम पीछे वहाँ से चलते हुए आ रहे थे। तो मतलब इसी से पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर पेनिट्रेशन पावर होगी, कि जब पानी आएगा तो वो कितना अच्छे से उसको पिएगी। और प्लस साथ में अलग ही मतलब पैरों को और कंफर्टेबल लग रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि टाइट लग रही है। हाँ, स्पंजी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद इतने ज़्यादा इसमें केचुए हैं इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्पंजी है, जो चलने में आपको बहुत क्लियरली पता लग रहा है। इवन गीली मिट्टी में भी आपको पता लग रहा है, और सूखी जो पीछे थी वहाँ पे भी आपको बहुत क्लियर समझ आ रहा था कि, एंड वो भी इस मौसम में जब अभी इतनी गर्मी गई है। और गीली भी मिट्टी कीचड़ नहीं हो रखी है। हाँ, कीचड़ नहीं हो रखी है ना यहाँ पे भी। अबे आपने जो ये बताया नेचुरल मैन्यूर्स और गोक्रुआमृत ये सब बनाते हो, वो कैसे बनाते हो और उसको बनाने के बाद पेड़ों तक पहुंचाते कैसे हो? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट पूरा सेंट्रलाइज तरीके से जीवामृत और गोकर्प अमृत को पूरे फार्म में पहुंचाता है, और बायो एंजाइम्स को भी हम यहीं से सर्कुलेट करते हैं पूरे फार्म में। ये हमारा पूरा ट्यूबवेल है, यहाँ से हमारे पूरे फार्म में पानी जाता है। यहीं से हम जीवामृत को पूरे फार्म में सर्कुलेट करते हैं पानी के साथ साथ। जैसे ये इसमें गोमूत्र डाल रहा है, अभी इसने जैगरी पाउडर डाला,
तो ये टैंक जीवामृत का है। यहाँ से जैसे जैसे पानी चल रहा है तो हम लोग इसको इसमें जीवामृत बनाया और इसको ऐसे खोल देते हैं यहाँ पे, और ये पूरा ड्रॉप करके पूरे पानी में मिक्स होके पूरे फार्म में जाता रहता है। हर एक बूंद के साथ जीवामृत मिक्स होके फार्म के अंदर जाएगा। अच्छा, और इसमें क्या क्या मिलाया हो? इसको जीवामृत बोलते हैं। इसको बनाने का तरीका है, 10 किलो गोबर लीजिए, 10 लीटर गोमूत्र, 5 किलो गुड़, 5 किलो बेसन, इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम लोगों ने इसको बनाया है। और कहीं से भी ऐसे पेड़ की एक मुट्ठी मिट्टी की जहाँ पे कभी भी फर्टिलाइजर यूज ना हुए हो, जैसे पीपल के ले सकते हैं, बर्ड की ले सकते हैं, तो उन सबको आपको मिक्स करना है। तो क्लॉकवाइज तो आपको ये सुबह घुमाना है और यहाँ पे छांव कर रखनी है। तो ये 3 से 4 दिन में आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। गाय के गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया है वो गुड़ और बेसन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, और अनकाउंटेबल बैक्टीरिया आपके पानी के थ्रू पूरे फार्म में जा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग जितने भी हमारे पास फार्म में फ्रूट्स होते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी पत्ता, मोरिंगा का पत्ता, किसी भी तरह का जो भी हमारे पास वेस्ट होता है वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं। बायोएंजाइम्स भी बनाते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे खट्टी छाछ और गुड़ को मिक्स करके गोकर्पामृत बना रहे हैं। और इसको जैसे ही ये टैंक खाली होगा तो एकदम से ये हमारे पास एक्स्ट्रा में होगा, इसको हम एकदम से इसमें डाल देंगे और ये सब मिक्स होके पूरा पानी के साथ मिक्स होके पूरा फार्म में जाएगा। सेंट्रलाइज तरीके से फार्म में जाता है। कोई भी एक भी पानी की ड्रॉप हमारी ऐसी नहीं होती जिसमें जीवामृत मिक्स ना हो। तो यही एक रीज़न है जिससे हमारी भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट की सोयल एकदम से फर्टाइल है। पूरी सोयल में अर्थवर्म्स का रीज़न यही है। मतलब ये एक तरीके से कह सकते हो आप कि भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट की फर्टिलाइज़र, जीवामृत, मैन्योर की एक तरीके से फैक्ट्री है जहाँ से पूरा फार्म चलता है। तो ये अभी छाछ डाल रहे हैं, इसमें अभी गुड़ डालेंगे, तो अभी इसको 2-3 दिन मिक्स होने के लिए रख देंगे, फिर ये तैयार हो जाएगा और फिर इसको हम पूरा मिक्स करके फार्म में चलाते हैं। अभी इन्होंने ये छाछ डाल दी है, अभी ये इसमें जैगरी पाउडर डालेंगे तो ये पूरा मिक्स होके तैयार हो जाएगा। एकदम से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये पूरा फार्म में जाएगा सेंट्रलाइज तरीके से। इसका रीज़न क्या है पानी के साथ यहाँ पे रखने का, कि पानी पूरे फार्म में हर स्क्वायर फीट में पानी जाता है, और पानी के साथ जब आप गोकर्पामृत, जीवामृत को मिक्स कर रहे हैं ना, तो पानी के साथ साथ ये भी आप 1-1 इंच में जीवामृत और गोकर्पामृत आपके पहुँचेगा, तो बैक्टीरिया आपके वापस से जिंदा हो जाएंगे। में एक पाइप लगाया हुआ है जो नीचे गया हुआ है, और उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से ये जो पाइप डाले हुए हैं ये भी इसको भी खोल देते हैं। तो जैसे ही पानी चलेगा इन होल्स को भी खोल देंगे, वहाँ से भी पानी आएगा और जो इसका ओवरफ्लो होगा वो ऐसे ऐसे पानी के साथ मिक्स होके वो भी जाएगा। अगर ये हमारा जीवामृत भी जा रहा है तो गोकर्पामृत भी जा रहा है, दोनों चीज़ें जा रही हैं। और इसमें आज गोकर्पामृत बन रहा है, इसमें बायो एंजाइम्स भी बनाते हैं। जितने हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा में हो रहा है, जितने भी तरह के पत्ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल धतूरा के पत्ते, मोरिंगा के पत्ते, जितना भी वेस्ट हो रहा है ना वो सब इसमें डालते हैं और वो सब फार्म में जाता है, क्योंकि वो बायोएंजाइम बन जाए। वो एक बायोएंजाइम का काम करता है। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो खराब हो गए, खाए नहीं जाते हो, तो वो सब फार्म में जाते हैं। तो बेसिकली कोई भी बायोलॉजिकल वेस्ट नहीं है, वो सब इसमें डाल देते हो क्योंकि वो बायोएंजाइम बन जाए। हमारे फार्म पे कोई भी बायोलॉजिकल वेस्ट नहीं है। जितना भी वेस्ट फ्रूट्स का है वो सब पानी के साथ यहाँ पे मिक्स होके एंजाइम का रूप लेके फार्म में वापस से जाता है। फार्म में कैसे जाएगा? मतलब यहाँ तक तो दिख रहा है, बट ये पेड़ तक कौन से पहुँचाओगे? अभी मैं आपको आगे चल के पूरा इरिगेशन सिस्टम आपको समझाऊंगा कि हम लोग कैसे फार्म में पानी दे रहे हैं। अच्छा, तो मैं दिखाता हूँ, ये हमारा कैनाल्स है जिसमें ये पूरा पानी जा रहा है। यहाँ पे हमने यहाँ पर पानी के 2 डाइवर्जन बनाए हुए हैं। एक तो ये जो नॉर्थ साइड जा रहा है, एक ये डाइवर्जन है जो ईस्ट साइड जा रहा है। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब जैसे ये हमारा फूड फॉरेस्ट है, इसमें मैं आपको अपना इरिगेशन का सिस्टम समझाता हूँ। आइए आप ये पूरा डीपली आपको समझाता हूँ। जैसे ये मेन कैनाल है जिसमें जो हमारा मेन ट्यूबवेल का पानी आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। एक मेन कैनाल बनाया हुआ है। फिर जो फूड फॉरेस्ट के अंदर आपको बताया था अभी कि हमने पूरे बेड्स बनाए हुए हैं। जितना भी हमारा प्लांटेशन है सारा का सारा बेड्स पे है। तो हम क्या करते हैं, जितना भी ये नालियाँ बनाई हुई हैं, अच्छा, बेड्स की जो भी नाली बनी हुई है इनमें हम पानी देते हैं। तो ये मेन कैनाल हुआ जिससे पानी आएगा अंदर, और फिर यहाँ से खोल दिया जाएगा तो ये यहाँ से पूरा पानी जाएगा। फिर जैसे इस रो के लिए यहाँ पे पानी हो गया, फिर आगे आओ इस रो के लिए यहाँ से पानी हो गया। तो ये पूरा बीच में 5 फीट का बेड है जिसमें हम लोग पानी नहीं देते हैं। अच्छा, जिसपे प्लांट्स लगे हुए हैं, इसमें मल्चिंग हो रखी है, इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, इसमें टर्मरिक लगी हुई है, इसमें पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी बना हुआ है। अब बात करते हैं कि पानी पेड़ को डायरेक्ट क्यों नहीं देते। पेड़ को पानी की ज़रूरत है ही नहीं। फिर
ये नाली में क्यों देते, सीधा पेड़ को क्यों नहीं देते? बहुत लोग बोलते हैं कि पेड़ के पास ही देनी चाहिए पानी, पेड़ के पास क्यों नहीं देते, हम चैनल्स पे क्यों देते हैं? पेड़ के पास देने से क्या फायदा है? आइए आप अभी यहाँ पे लीची के प्लांट की बात करते हैं। अभी हमने पूरा, आप ये देखोगे कि लीची का प्लांट का बेड बनाया हुआ है, लगभग 5 फीट का बेड है, पूरा मल्चिंग कर रखा है। अभी पानी यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे पानी दे रहे हैं या वहाँ पे पानी दे रहे हैं। हाँ, अब हम यहाँ पे पानी देंगे और वहाँ पे पानी देंगे तो लीची का रूट यहाँ तक डेवलप हो चुका है। तो जो रूट्स हैं, पानी तो रूट्स से ही जाएगा ना प्लांट को। हाँ। डायरेक्ट ये तना थोड़ा ही पिएगा डायरेक्ट पानी। तो जो रूट से पानी जाएगा वो यहाँ पे डालने से जाएगा, रूट्स उसकी यहाँ तक आएंगी और वहाँ तक जाएंगी तो रूट्स के थ्रू पानी पे प्लांट में चला जाएगा। यहाँ पे डालने की क्या जरूरत है? आपको अगर पानी पीना है, आपको पानी के अंदर डुबाने की क्या जरूरत है? आप तो गिलास से ऐसे पी सकते हो ना। पानी तो रूट से लेगा ना, रूट्स यहाँ तक है। अगर आप वहीं पे पानी डाल दोगे तो रूट्स डिस्ट्रॉय होने का खतरा रहेगा। आपने देखा होगा कि अगर प्यासा जो आदमी होता है ना, वही कुएं के पास जाता है। अगर रूट्स को पानी की जरूरत है ना तो वो पानी की तरफ दौड़ेंगी। सो सही है। और उससे ग्रोथ और प्लांट की ज्यादा होगी। सो सही है। बेसिकली यहाँ पे जो प्लांट है इसके रूट्स यहाँ तक स्प्रेड हो गए। हाँ। सो यहाँ से पानी दे रहे थे, सो मतलब यहाँ से पानी ले रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि इसको सीधा देने की जरूरत है। ये तो सही है। और और हम पूरा पानी को कैसे बचा रहे हैं, मतलब भूमि नेचुरल सस्टेनेबिलिटी पे भी काम कर रहा है ना। अब आपको समझाता हूँ कि पानी को हम कैसे बचा रहे हैं। हमारा पानी बचाने का तरीका ये है कि पूरा प्लेन लैंड है, अगर पूरा प्लेन लैंड में पानी देंगे तो 100% पानी लगेगा। पूरा 100% पानी लगेगा अगर पूरा लैंड में पानी देंगे। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे बेड बने हुए हैं, लगभग 60% जो हमारा लैंड एरिया है वो तो बेड्स में गया हुआ है। तो बचा हमारे पास 40% पानी का है, जिसमें हमें पानी देना है नाली से। 40% से भी कम ही बचता है, 40% में पानी दे रहे हैं, मतलब 60% पानी तो हमारा यहीं पे बचेगा। नेचुरल फार्मिंग में बेड बनाने से ही 60% पानी बच गया, क्योंकि 60% लैंड को हम पानी नहीं दे रहे हैं, अब 40% को दे रहे हैं। अभी दूसरा हमारा पानी बचाने का तरीका क्या है, हम लोग PRI मेथड यूज करते हैं, पार्शियल रूट इरिगेशन। अभी जैसे प्लांट पे फ्रूट नहीं है, पेड़ को पानी की जरूरत है, तो क्या करेंगे इस बार, जैसे इस रो से इस रो में पानी देंगे। बस जो ये प्लांट है वो यहाँ से पानी ले लेगा, वहां उसको पानी देने की जरूरत नहीं है। अब उस बेड पे जो प्लांट्स हैं, जो यहाँ पे प्लांट है, आप बोलोगे इनको तो पानी आया ही नहीं। अब हम यहाँ पे इस तरफ से नहीं पानी देंगे, उस तरफ से पानी देंगे। मतलब जो पानी देने का मेथड है पार्शियल रूट इरिगेशन, वो अल्टरनेटिव मेथड है। मतलब आपको दोनों नालियों में पानी देने की जरूरत नहीं है। एक जैसे इस नाली में पानी आया हुआ है तो इस नाली में पानी देने की जरूरत नहीं है। अब आपने ये नाली छोड़ी तो इस नाली में पानी देने की जरूरत है, क्योंकि जो ये वाला प्लांट है वो यहाँ वाली नाली से ले लेगा, और जो वहाँ वाला प्लांट है, जैसे ये आंवले का प्लांट है, ये उस वाली नाली से ले लेगा। सही है। सो बेसिकली एक पेड़ के तो दोनों अभी साइड अभी कितना पानी बच गया? अभी 60 तो मैंने आपको बेड जब बन गए थे तो 60% पानी तो तब बच गया था। हाँ। अभी एक नाली में दिया, एक नाली में नहीं दिया, 20% पानी और बच गया। ये इरिगेशन चैनल तो मेरे को बहुत सही लगा भाई। ये यहाँ पे मिट्टी इतना सॉफ्ट है ना, मतलब पैर रखने के बाद अंदर अंदर जाने लग गए। मतलब ये तो ठीक है, यहाँ पे पानी जा रहा है, यहाँ पे गोकृपामृत आ रहे हैं, सब आ रहा है, सो यहाँ पे सॉइल फर्टाइल हो रहा है। बट ये जो बेड है इसके लिए क्या करते हो बेसिकली, ये इसको सपोर्ट कैसे कर रहा है, मतलब यहाँ पे सॉइल को टिक कैसे कर रहे हैं, जो इरिगेशन हम कर रहे हैं वो सॉइल को टिक कैसे कर रहे हैं? देखो पूरा ये जो मॉडल है ना, पूरा सेल्फ सस्टेनेबल है। यहाँ पे आपने पानी दे दिया ना, तो पानी के बाद आपने देखा यहाँ पे पानी दिया। हाँ। आप बोल रहे हो कि बेड तो आपका यहाँ पे है, हाँ। सोयल फर्टाइल तो यहाँ की होगी, हाँ। यहाँ की नहीं होगी। आपका कहने का मतलब ये है ना। हाँ। लेकिन देखो अब आपके खाना तो पेट में जाता है, लेकिन ग्रोथ तो आपकी पूरी बॉडी की हो रही है ना। सही है। तो यहाँ से पानी दिया, लेकिन पानी तो ज्यादा मॉइस्चर तो अंदर जा रहा है ना। अर्थवॉर्म्स जो है वो तो अंदर ये काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है ना। अर्थवॉर्म यहाँ पे आ रहा है, आप देख रहे होंगे मिट्टी में छेद हो रहे हैं। हाँ। लेकिन अर्थवॉर्म्स जो है वो पूरी सोइल के अंदर है। हाँ। और सबसे ज्यादा जो अर्थवॉर्म है ना, हाँ। वो मल्चिंग के नीचे है। ठीक है भाई, ये बताया, यहाँ से आप बता रहे हो ये जो बेड है वो मॉइस्चर यहाँ से लेगा, यहाँ कैनल से हम जब पानी देते हैं ये मॉइस्चर लेगा। बट ये मॉइस्चर इसको रुक कैसे रहे, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा बेड है ऊपर, सो ये तो एवोपरेट होनी चाहिए। ये इवेपोरेट क्यों होगा? आप पूरा मल्चिंग देखोगे ना, मल्चिंग का रीजन ही यही है कि आपकी जमीन को ढक के रख सकता है, आपका मॉइस्चर जो है उसको मेंटेन रखता है। मल्चिंग से जो वापसा होता है ना, वो एक तरीके से बना रहता है। आप यहाँ से मल्चिंग को हटाओ, आपको मल्चिंग हटने के बाद ही क्या 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 महसूस हो रहा है? आपको क्या खुशबू क्या आ रही है? आपको क्या लग रहा है? सोयल देख के क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है यहाँ पे बारिश हुई है अभी,
यहाँ पे बारिश हुई। सॉफ्ट है। हाँ, आप इसका खुशबू लेके देखो मिट्टी का, और खुशबू को एक्सप्लेन करके बताओ कि खुशबू कैसा लग रहा है। मैं मल्चिंग के बारे में बहुत बात करता हूँ, ये बताओ आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है और क्या दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पहली बारिश की स्मेल आती है, मिट्टी का खुशबू ऐसा आ रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे अभी कोई पानी दिया हुआ है। यहाँ पे कितने दिन हो गए पानी देते हुए? यहाँ पे पानी दिए हुए 5 दिन पहले बारिश हुई थी, तो बारिश में ही पानी आया था। यहाँ पे जो सोयल है वो एकदम मॉइस्चर वाली सोयल है, पूरा सोयल गीला गीला है। लेकिन आप जहाँ पे मल्चिंग नहीं है वहाँ का सोयल देखो। हाँ, यहाँ पे साफ साफ फर्क दिख रहा है। ये सोयल यहाँ पे मल्चिंग इसलिए नहीं है क्योंकि आज हमारे पास मल्चिंग की कमी है। हमारे फार्म में इतना बैक्टीरिया है, इतना जल्दी से जो मल्चिंग है वो कंपोस्ट होती है मिट्टी में, तो हमारे पास मल्चिंग की कमी है। लेकिन हमें मल्चिंग को मेंटेन करके रखना है। अगर आपने मल्चिंग को मेंटेन कर लिया ना, समझो कि आपने नेचुरल फार्मिंग फूड फॉरेस्ट की आधी लड़ाई को जीत लिया। सो बेसिकली सॉइल को ठीक कर लिया, मतलब सब कुछ ठीक कर सोयल को लिया। ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक कर लिया। और सोयल ठीक करने के आपके 3 मेथड हैं। आपको फर्टिलाइजर यूरिया DAP बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, केमिकल का बिल्कुल यूज नहीं करना। आपको जीवामृत जो मैंने दिखाया है वो डालना है। उससे क्या होगा, अर्थवॉर्म्स बैक्टीरिया आपकी सोयल में आएंगे, आपकी सोयल में पैदा होंगे, तो वही बैक्टीरिया अर्थवॉर्म्स मिट्टी को फर्टाइल करने का काम करते हैं। अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये विस्टा पड़ी हुई है यहाँ पे। हाँ। ये विस्टा कैसे आई? यहाँ पे अर्थवॉर्म बहुत मात्रा में अवेलेबल है। आपने देखा होगा बारिश में, अगर मैं आपको पहली वीडियो दिखाऊं, बारिश में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको फार्म में, इतना अर्थवॉर्म है। जो देसी केचुआ होता है वो 15 फीट जमीन के नीचे जाएगा और 15 फीट ऊपर आएगा, अलग छेद से जाएगा, अलग छेद से आएगा। तो जैसे आपका जो क्वेश्चन था ना कि आप तो पानी तो यहाँ पे दे रहे हो, हाँ। और सोयल यहाँ पे इंप्रूव कैसी हो रही है? सोयल को इंप्रूव अर्थवॉर्म कर रहा है, जो वो मिट्टी को खाता है ना और विस्टा में कन्वर्ट करता है मिट्टी को। वो जो विस्टा है ना उसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जितने सोयल को चाहिए, जितने किसी भी प्लांट को चाहिए, किसी भी क्रॉप को चाहिए प्रोडक्शन देने के लिए, अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। आपको बाहर से न्यूट्रिएंट्स डालने की जरूरत ही नहीं है अगर आपके फार्म में अर्थवॉर्म है और विस्टा अवेलेबल है। विस्टा कैसे अवेलेबल होगी? अर्थवॉर्म से अवेलेबल होगी। अर्थवॉर्म की वेस्ट है वो अर्थवॉर्म का वेस्ट है, खुद और बेचते हैं बाहर। वो यही तो सस्टेनेबिलिटी हुई कि उसका वेस्ट हमारी क्रॉप का काम कर रहा है। और ये मल्चिंग जो हमारे लिए वेस्ट है, ये अर्थवॉर्म के खाने का काम कर रहा है। पेड़ का वेस्ट है वो फार्मर्स क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में आप एयर पोल्यूशन को भी रोक रहे हैं। आपको जलाने की जरूरत नहीं है, जितना भी वेस्ट हो सके उसको मल्चिंग में डालो। मल्चिंग में डालने से क्या होगा कि आपकी सोयल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, आपको पानी देने की जरूरत कम पड़ेगी। आपको जैसे मैं बता रहा था ना 20% पानी पे ले आया था, हाँ। कि 20% पानी देने की जरूरत पड़ती है, हाँ। हमें यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग में। हाँ। 20 से 40% मान लो आप पानी देते हैं। हाँ। अब जब आपके यहाँ पे पानी में मिट्टी में पानी अवेलेबल है तो आपको पानी देने की जरूरत क्या है? मिट्टी में मॉइस्चर। अगर नॉर्मल फार्मिंग में जो केमिकल वाली फार्मिंग है, अगर आप उसमें 4 बार पानी देते हो तो इसमें तो 2 बार ही देने की जरूरत है, क्योंकि मॉइस्चर तो आपकी मिट्टी में पहले से ही है। ये मल्चिंग के चक्कर में। हाँ, तो नेचुरल फार्मिंग क्या, अभी 2-3 चीज़ों को मैंने फायदा बता दिया। नेचुरल फार्मिंग से आपकी सोयल फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, सोयल कितनी अच्छी हो रही है, बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन कर ली। नेचुरल फार्मिंग से आपने क्या क्या बचाया? आपने पानी को सेव किया, आपने मल्चिंग किया तो आपने वेस्ट को जलने से बचा दिया। हाँ। अब पूरा दिल्ली को प्रॉब्लम है कि किसान पराली जलाते हैं, किसान क्रॉप के वेस्ट को जलाते हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा है। हमने एयर पोल्यूशन भी रोक लिया, पानी भी कम यूज़ कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन हो गया, एयर पोल्यूशन नहीं हुआ नेचुरल फार्मिंग से। आपका जितना भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब सोयल के अंदर जिंदा है। मतलब आपने अपनी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए किसी भी माइक्रोब्स, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी अर्थवॉर्म की हत्या नहीं की। नहीं तो क्या होता है कि DAP यूरिया केमिकल्स यूज़ करने से आप लोग जितने भी ये इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी आंखों से दिखते भी नहीं है उन सबको मार रहे हो। तो ये इतने सारे नेचुरल फार्मिंग के फ़ायदे हो गए। अभी तो ये फ़ायदे यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ मैं, 3 फ़ायदे आपको यहाँ पे बैठे बैठे दिखाए हैं जो नेचुरल फार्मिंग से हो रहे हैं। अभी जो न्यूट्रिशन, जो फ्रूट्स की क्वालिटी आ रही है, जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है ना, जो उस प्रोडक्शन में न्यूट्रिशन वैल्यू है उसका भी कोई केमिकल फार्मिंग मुकाबला नहीं कर सकती। मतलब आपको 2 गुना 4 गुना न्यूट्रिशन मिलेगा नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट। चलो खा के देखते हैं अभी खा के दिखाएंगे। तो इसको मल्चिंग को मैं वापस से ढक देता हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली वहाँ से मेन चैनल जा रहा है। हाँ, वो मेन चैनल से पूरा खेती की बाउंड्री पे एक कैनल बना हुआ है। हाँ, फिर उसके अंदर से हर चैनल के लिए एक एक नाली बना हुआ है। हाँ। 5-5 फीट के छोड़ के हर चैनल पे नाली बना हुआ है। ये तो बहुत सही इरिगेशन सिस्टम। ये हमारा फूड फॉरेस्ट है जो मैंगो ऑर्चर्ड था एक, बिल्कुल जैसे ये आपको दिख रहा है ना, मोनोक्रॉपिंग। इसमें आम के अलावा कुछ नहीं था, अभी इसमें आम भी है और वो और भी बहुत कुछ है।
सबसे पहले तो हमने जो हमारा पास प्लेन लैंड था उसको फूड फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। प्लेन लैंड के बाद जब हमने उसमें 2-3 साल काम किया, हमें लगा कि फूड फॉरेस्ट का कंसेप्ट अच्छा है, बायोडाइवर्सिटी चाहिए, सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है और केमिकल यूज़ नहीं करने। आम क्यों चाहिए, हमें तो सब कुछ चाहिए, क्योंकि मोनोक्रॉपिंग होता था तो इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं, इतने बर्ड्स नहीं आते थे, इतने फ्रूट्स नहीं मिलते थे, आम मिलता था। तो इसको हमने पूरा कन्वर्ट किया फूड फॉरेस्ट में, जिसमें हमने सबसे पहले लगाया, इतना भी हमारे पास मेड था उसमें हमने टर्मरिक लगाया। टर्मरिक के बाद हमने इसमें लीची लगाया। हमारा प्लेन वाला फूड फॉरेस्ट का मैपिंग है, उसके हिसाब से इसमें लीची का डिज़ाइन किया आम के अंदर ही। और फिर लीची के बाद केला, केले के बाद इसमें अनार, आड़ू, प्लम, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब इसमें लगभग 20 वैरायटीज़ फ्रूट्स की इस मैंगो ऑर्चर्ड के अंदर है। जैसे ये फूड फॉरेस्ट है, आम का बाग है। अभी आप देखोगे ये पेड़ आम का है, आम के पेड़ के नीचे ये अनार है, अनार के एकदम ऊपर ये पेड़ का पत्ता पहचान सकते हो, ये आड़ू है, और आड़ू के साइड में एप्पल बेर, एप्पल बेर के नीचे एकदम जामुन है, कुछ दिन में सीधा चला जाएगा। ये जो हमने बाउंड्री पे लगा रखा है, ये बाउंड्री पे जो लगा रखा है ये नेपियर लगा रखा है। यहाँ से अंदर आओ, अभी आपको यहाँ पे खड़े होके फीलिंग आ रही है फॉरेस्ट वाली मतलब आप ऐसा देखो, ये पेड़ आम के नीचे भी है, आड़ू के नीचे भी है, लेकिन फ्रूटिंग तो पूरी आ रही है ना। यहाँ पे ये आड़ू भी है, आप ये केला देख रहे हो साइड में, ये केले पे भी फ्रूटिंग चल रही है, अनार के नीचे नेपियर भी हो रहा है, सब चीज़ें हैं, और टर्मरिक भी हो रहा है। अभी आप एक चीज़ देखो, ये सब चीज़ें इस आम के पेड़ के नीचे हैं। बेसिकली तो मल्टी लेयरिंग हो गया। ये हो गया मल्टी लेयर फूड फॉरेस्ट। ये पेड़ आपने देखा होगा, ये किस चीज़ का आपको नज़र आ रहा है? ये अनानास का पेड़ है, और यहाँ पे अनानास भी ले रहे हैं हम, जमीन के अंदर ले रहे हैं, वो ले रहे हैं टर्मरिक। पूरा रो पाइनएप्पल का है। अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, पाइनएप्पल आया हुआ भी है, फ्रूटिंग भी आया हुआ है। यहाँ पे पाइनएप्पल आ भी रहा है। और ये सब एक आम के नीचे हो रहा है, आम के जो बगीचा था उसके नीचे ये फूड फॉरेस्ट हम तैयार कर रहे हैं। और जो ये वाला एरिया है हमारा, ये नो टिलिंग एरिया है, यहाँ पे हम कभी भी जुताई नहीं करते। पपीता लगा सकते हैं, केला लगा सकते हैं। यहाँ पे केला के साइड में ये अनार लगा हुआ है, और ये अनार के साइड, ये केले के साइड में आप देखोगे ये लीची लगा हुआ है, ये लीची का प्लांट है। और इस पे प्रोडक्शन था इस बार, ये अगर आप पहचानते होंगे तो इस पे लीची लगी हुई थी। तो ये सब आम के नीचे हो रहा है पूरा। हमारे फार्म में पहले आम था, लेकिन अब जब हमने इसको फूड फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया नेचुरल फार्मिंग के मदद से, तो हमारे पास बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई। और इस बायोडाइवर्सिटी बढ़ने से क्या हुआ, जो ज़मीन के बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या केचुआ है, वो भी सब बढ़ा है। और इतना जब बायोडाइवर्सिटी बढ़ गया तो बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल्स या स्नेक्स, वो सब भी यहाँ पे आने लगे। जैसे वो नो टिलिंग एरिया था, यहाँ पे भी एक पैच बनाया हुआ है नो टिलिंग एरिया। इस आम के बगीचे में अभी हमने 3 पैच बनाए हुए हैं जो नो टिलिंग के हैं। अभी इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको भी हम पूरे को नो टिलिंग में बदल देंगे। और जितना भी हमारा फूड फॉरेस्ट है, अभी हम 20% लैंड में टिलिंग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले 2 साल में, 3 साल में हम टिलिंग को बिल्कुल बंद कर देंगे। तो जो फ्यूल खर्च हो रहा था वो भी नहीं होगा। तो एक तरीके से ये भी पॉल्यूशन ही है, फ्यूल को खर्च करना, ट्रैक्टर चलाना ज़मीन के ऊपर, क्योंकि आप ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं। जितनी कॉलोनी में बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मिट्टी में बनी है, वो सब खत्म हो जाएंगी, केचुए भी फ़र्क पड़ता है। तो अभी ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये ब्लैक टर्मरिक लगा हुआ है, ये ब्लैक टर्मरिक, काली हल्दी। कोई भी टर्मरिक होगी, उसका जो जर्मिनेशन होता है वो जर्मिनेशन मार्च में होता है, लगभग मार्च में इसका जर्मिनेशन आता है। और मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी 4 महीने में आप इसका हाइट देखो। अच्छा, ये मार्च की लगाई हुई है? नहीं, ये लगाई हुई तो 2 साल पुरानी है। ये 2 साल पुरानी है, क्योंकि हमने इसका ग्राउंड में सीड्स छोड़ दिए थे। और इसको ग्राउंड में छोड़ने का रीज़न ये था क्योंकि हमें इसकी मेडिसिनल वैल्यू बढ़ानी है। और जैसे ही इसकी मेडिसिनल वैल्यू बढ़ानी है तो इसको हम पूरा दवाई में यूज़ करेंगे। पूरा ये पैच पूरा यहाँ पे ब्लैक टर्मरिक का लगा हुआ है। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग आपको कभी दिखाऊंगा दोबारा। यहाँ पे इसमें वैसे तो हमने चीकू लगाया हुआ है जो ब्लैक टर्मरिक के साथ, लेकिन ब्लैक टर्मरिक ने चीकू की जगह छीन ली। और ये चीकू सीधा चलना था तो इसको धूप नहीं मिली यहाँ पे, तो ये धूप की तरफ को इधर बढ़ गया। अभी ऐसे ही यहाँ पे पाइनएप्पल लगा हुआ है, और ये यहाँ पे देखोगे तो ये पाइनएप्पल उस वाले पाइनएप्पल से बड़ा है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए लगा होगा? ये एक्सपेरिमेंट के लिए लगा है। ये एक मेरा दोस्त है मणिपुर में, इस वैरायटी का नाम विक्टोरिया क्वीन है, तो उसने मणिपुर से मुझे ये वैरायटी भेजा था। वैरायटी इंडिया की बेस्ट वैरायटी है पाइनएप्पल की। आम के नीचे ये सब हो गया, तो ये सब केला लगा हुआ है। ये चीनिया एक केले की वैरायटी है। ये पूरा ये इस पैच में चीनिया वैरायटी लगी हुई है।
भूमि नेचुरल फार्म नेचुरल बिल्डिंग पर भी काम कर रहा है। नेचुरल बिल्डिंग कम्प्लीटली सस्टेनेबल है। यहाँ पे जो हम दीवारें बना रहे हैं वो सीमेंट बैग को यूज़ करके बना रहे हैं। सीमेंट बैग में हम लोग मिट्टी डालते हैं और उसकी दीवारें हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। फिर इसके ऊपर जो प्लास्टर करेंगे वो कम्प्लीटली मड से करेंगे। तो भूमि नेचुरल फार्म फार्मिंग के फील्ड में तो काम कर ही रहा है, नेचुरल बिल्डिंग के भी फील्ड में काम कर रहा है, और ये भी एक कम्प्लीटली सस्टेनेबल तरीके से कर रहा है। हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग जितनी भी फार्म पे यहाँ पे प्रैक्टिसेस करें वो कम्प्लीटली सस्टेनेबल हो। अभी ये पूरा फूड फॉरेस्ट घूमा है और पूरा फार्म टूर मैंने आपको दिया है, जितना दिखा सकता था उतना दिखाया है। बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूटी हैं अभी भी। और अभी जिस एरिया में मैं बैठा हूँ ये भी जो आम के बगीचे के अंदर जो हमने फूड फॉरेस्ट डेवलप किया था वो वाला एरिया वापस से आ गया है। और यहाँ पे भी हम लोग टिलिंग नहीं करते हैं। तो अभी मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा हूँ ये प्लम का पेड़ है मेरे ऊपर, और इसके ऊपर इसके साइड में केले के पेड़ हैं, और यहाँ पे दूसरा प्लम की वैरायटी है, अंदर आड़ू है, अमरूद है, यहाँ पे पीछे लीची लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ये जो दिख रहा है ना ये लीची के प्लांट्स हैं। मैं कहूँगा जो नेचुरल फार्मिंग है ना ये एक बहुत पेशेंस का खेल है। मतलब नेचुरल फार्मिंग जितना इजी लगता है उतना इजी है भी, लेकिन पेशेंस आपको चाहिए होता है। आप आज एक सीड लगा रहे हो तो वो 7 साल बाद 8 साल बाद आपको प्रोडक्शन देगा, आपको 8 साल बाद उसका फल मिलेगा खाने के लिए। ये पेशेंस आपको चाहिए। मतलब आपका ये कोई मशीन नहीं है फार्मिंग कि आपने बटन दबाया और आपको प्रोडक्शन मिल गया। आपको लीची चाहिए, आपने ऑर्डर किया स्विगी से और आपको लीची मिल गई, वो उगानी पड़ती है पहले। तो उगाने वाला काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और उगाने के साथ साथ जो सीड सेविंग का काम है वो भी कर रहे हैं कि जो जिस क्वालिटी का फ्रूट वेजिटेबल देसी सीड्स हमें चाहिए ना वो सीड्स हम यहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग प्लांट प्रोपगेशन पे भी काम कर रहे हैं। प्लांट प्रोपगेशन जैसे हमारे पास ये लीची का प्लांट था, तो अभी क्या किया है हमने वहाँ पे एयर लेयरिंग से ये सब पौधे जो दिख रहे हैं ये सब मल्टीप्लाई किया है अपने ही पौधों से। सीधा सीधा ये है कि आपने पहले प्लांट उगाया, 6-7 साल का इंतज़ार किया, फिर आप वहाँ पे एयर लेयरिंग करते हो, फिर आपको नया प्लांट मिलता है। तो फिर जब ये अपने उगाए हुए प्लांट से प्लांट बना के फिर उससे फ्रूट लेना, तो ये एक पेशेंस का काम होता है। आपको इसमें नॉर्मली 7-8 साल लग जाते हैं। तो भूमि नेचुरल फार्म प्लांट प्रोपगेशन, सीड कंजर्वेशन और कोएग्जिस्टेंस विद नेचर, नेचुरल बिल्डिंग, नेचुरल लाइफ स्टाइल, नेचुरल फार्मिंग, फूड फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों पे काम कर रहा है। अभी आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डीपली आपको एक एक फ्रूट प्लांट, एक एक जो अपना प्रिंसिपल्स है, जिस तरीके से हम फार्मिंग कर रहे हैं उन सब के बारे में दिखाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।